Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up quantitative aptitude questions from mock 2 that I prepared for XGMT. So firstly, if you've not connected with me on Telegram, you can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group that is CATZAT-MBA. Now you can download the mock PDF from the Telegram group, or you can directly watch the solutions. Better will be that you download the PDF first, practice it, solve the questions and then watch the solutions. चलो start करते हैं. Question number 1 लेते हैं आज का. So question number 1 is saying, consider the set S and S contains 2, 3, 4 till 2n plus 1 where n is a positive integer larger than 2007. Then X is defined as the average of odd integers in S and Y is defined as the average of even integers in S. The question is asking what is the value of X minus Y. X minus Y की वैल्यू क्या होगी. ओके, सो S कंटेन करता है 2, 3, 4, 5 till 2n plus 1. So all consecutive integers from 2 to 2n plus 1. And X is average of all the odd numbers, or odd integers, average of all the odds. And Y contain करता है average of all the even numbers. For some time, for the time being, ये इग्नोर करते हैं कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है लार्जर देन 2007. हम n में ही बात करते हैं ऑर्डर इवन सारी कहानी की. तो फॉर फर्स्टली ऑड नंबर्स के लिए बात करें, सो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? सबसे छोटू ऑड नंबर विल बी 3, देन 5, देन 7 एंड लास्ट ऑड नंबर होगा 2n plus 1. एंड सिंस दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी तो बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 plus 2n plus 1, दिस डिवाइडेड बाई 2, तो 2n plus 4 by 2 विच इज इक्वल टू n plus 2. तो x हमारा आ गया n plus 2. इज दैट क्लियर? ठीक है, x तो आ गया n plus 2. सिमिलरली इवन नंबर्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना है? छोटू इवन नंबर 2, देन 4, देन 6 एंड लास्ट हो जाएगा 2n. और यहां पे एवरेज आएगा हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज 2 plus 2n divided by 2 and hence this will be n plus 1. So y is equal to n plus 1, x is n plus 2, y is n plus 1. तो x minus y हो जाएगा हमारा n plus 2 minus n plus 1 which is equal to 1. Which is equal to 1. So clearly our answer x minus y is independent of the value of n. n की वैल्यू n 2007 से बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता. डेफिनेटली जो हमारा आंसर है दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन ए 1. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग a man can walk up a moving up escalator in 30 seconds. The same man can walk down this moving up escalator in 90 seconds. We have to assume that the walking speed for the man is same upwards and downwards. How much time he takes to walk up the escalator when it is not moving? जब ये मूव नहीं कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा मैन को, पर्सन को, टू मूव अप द एस्केलेटर? अगर एस्केलेटर के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा भी टेंशन होता हो तो इसको बिल्कुल कंपेरेबल करना है हमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन से. ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है अगर बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड्स एड अप हो जाएंगी. बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड एड अप हो जाएगी. इजंट इट सो? सिमिलरली अगर बोट स्ट्रीम के ऑपोजिट जा रहा है विच इज अपस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम जा रहा है यानी कि स्ट्रीम जा रही है डाउनवर्ड्स, बोट जा रही है अपवर्ड्स जाना चाह रही है, तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सेम कहानी एस्केलेटर में है. एस्केलेटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में पर्सन जाएगा तो दोनों की स्पीड्स एड अप होंगी. एस्केलेटर खुद भी वहीं जा रहा है, डाउनवर्ड्स जाए या अपवर्ड्स जाए, और मैन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एस्केलेटर तो खुद ही पहुंचा देता पर वो आदमी भी जा रहा है तो वो स्पीड्स एड अप होंगी. बट अगर एस्केलेटर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तब फिर स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगी. और जाहिर सी बात है कि अगर एस्केलेटर अपवर्ड्स जा रहा है और मैन को डाउनवर्ड्स जाना है और वो डाउनवर्ड्स पहुंचेगा यानी कि मैन की स्पीड एस्केलेटर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा. इजंट इट सो? अदरवाइज अगर मैन की स्पीड एस्केलेटर से कम होगी तो उस केस में एस्केलेटर अगर अपवर्ड्स जा रहा है और आदमी डाउनवर्ड्स जाना चाहता है तो वो जा नहीं पाएगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है, सब्ट्रैक्ट होकर नेगेटिव हो जाएगा, अल्टीमेटली वो अपवर्ड्स ही पहुंचेगा, यानी कि वो नीचे जा ही नहीं पाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये बात समझ में आती है. तो यहाँ पे पहले केस में क्या हो रहा है,
पर्सन की स्पीड और एस्केलेटर की स्पीड दोनों की सेम डायरेक्शन में है, दोनों अपवर्ड्स जाना चाहते हैं, टाइम कम लग रहा है। सेकेंड केस में मैन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, एस्केलेटर इज गोइंग अपवर्ड्स, अल्टीमेटली मैन डाउनवर्ड्स पहुंच रहा है और टाइम लग रहा है ज्यादा। तो लेट अस अज्यूम कि स्पीड ऑफ मैन इज m, स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज e, डेफिनेटली मैन का स्पीड विल बी ग्रेटर देन एस्केलेटर का स्पीड। इतनी बात क्लियर है। सेकंड बात यह है क्योंकि यहां पे किसी भी ऐसे एस्केलेटर के क्वेश्चन में हमारा जो स्पीड होगा दैट विल नॉट बी इन मीटर पर सेकंड, स्पीड हमेशा होगा एस्केलेटर के स्टेप्स पर सेकंड, स्टेप्स, क्योंकि स्टेप्स ही तो चढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सो स्पीड हमेशा होगा स्टेप्स पर सेकंड में। इस क्वेश्चन में कहीं भी स्टेप्स गिवन नहीं है बिकॉज उसकी जरूरत भी नहीं है, हमें वैल्यू दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है टाइम में, और आंसर भी टाइम में ही निकालना है, टाइम में ही आंसर निकालना है। अब फर्स्ट केस क्या है, जबकि एस्केलेटर इज मूविंग अपवर्ड्स एंड मैन इज ऑल्सो मूविंग अपवर्ड्स, both the speeds will get added up. Second case में escalator is moving upwards but man is going downwards, तो स्पीड्स घटेंगी, और क्योंकि मैन की स्पीड ज्यादा है एस्केलेटर से तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा m माइनस ई। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसको कभी भी रिलेटिव स्पीड से कंफ्यूज नहीं करना है, रिलेटिव स्पीड डिफरेंट होती है, ठीक है। जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, जैसे दो चीजें सेम एक डायरेक्शन में आ रही, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो उनकी स्पीड्स एडअप होती हैं, बट वो एडअप क्यों होती है? क्योंकि अल्टीमेटली हम उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है, आदमी एस्केलेटर के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एस्केलेटर अलग चल रहा है आदमी अलग चल रहा है ना, दिस इज नॉट अबाउट रिलेटिव स्पीड। तो कभी भी इस चीज को, इस टॉपिक को रिलेटिव स्पीड से कंफ्यूज नहीं करना है। सिमिलरली बोट और स्ट्रीम से इसलिए कंपेयर करा है क्योंकि बोट स्ट्रीम पे चल रही है, नाव जो है वो स्ट्रीम के ऊपर चल रही है, इजंट इट सो? ठीक है। सो बिल्कुल भी जो ट्रेन का केस है या कार का केस है उससे कंफ्यूज नहीं करना है, दोज आर डिफरेंट केसेस, ओके। तो यहाँ पे हमारा पहले केस में स्पीड आ गया m प्लस सी, सेकंड केस में स्पीड आ गया m माइनस सी, और दोनों ही केस में हमें क्या पता है, डिस्टेंस तो सेम है। अल्टीमेटली क्या है, वो एस्केलेटर में जितने स्टेप्स है उतना ही तो चढ़ रहा है, चाहे एस्केलेटर चल रहा हो तो चढ़ रहा हो, चाहे एस्केलेटर की डायरेक्शन सेम हो तब चढ़ रहा हो, चाहे एस्केलेटर की डायरेक्शन अपोजिट हो तब चढ़ रहा हो या उतर रहा हो, दोनों ही हर एक केस में अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स उतने ही होंगे जितने एस्केलेटर में स्टेप्स होंगे, जितने एस्केलेटर में विजिबल स्टेप्स होंगे। स्टेप्स तो घूमते रहते हैं एस्केलेटर में, बट नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स हमेशा सेम रहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि डिस्टेंस सेम है, भले डिस्टेंस हमारी स्टेप्स में है बट डिस्टेंस इज सेम इन ऑल केसेस। और अगर डिस्टेंस हर एक केस में सेम है तो हमें पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम, यानी जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो ठीक उसका ऑपोजिट होगा, और टाइम की वैल्यूज हमें गिवन है दोनों केसेस में। यानी कि फर्स्ट केस में टाइम हमारा लग रहा है 30 सेकंड्स और सेकंड केस में टाइम लग रहा है 90 सेकंड्स, तो टाइम का रेशियो आ रहा है 1:3 का, तो स्पीड का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, यानी 3:1 का रेशियो होगा। तो स्पीड की वैल्यू तो नहीं मिली बट हमें रेशियो मिल गया, 3:1 का रेशियो है। मैन प्लस ई, मैन प्लस एस्केलेटर का स्पीड दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स रेशियो में, और मैन माइनस एस्केलेटर का स्पीड दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? तो यहां से अगर हम मैन और एस्केलेटर की स्पीड का रेशियो निकालना पाना चाहें तो वो निकल जाएगा। मैन का स्पीड क्या आ जाएगा, 3+1/2, दोनों को ऐड कर लोगे तो m प्लस एम, ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी 3+1/2, और एस्केलेटर का स्पीड आ जाएगा 3-1/2, दिस विल बी 2:1। तो मैन और एस्केलेटर का रेशियो आ गया स्पीड का 2:1। और द सिंप्लिसिटी से हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैन का स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकेंड और एस्केलेटर का स्पीड है 1 स्टेप पर सेकेंड, ओके। ऊपर वाला ऐसे स्टेप्स, नीचे वाला ऐसे सेकंड्स, ओके। सो एस्केलेटर का स्टेप्स पर सेकंड आ गया 1 स्टेप पर सेकंड, फाइन। अब किसी भी एक केस में एज्यूम कर लेते हैं, मान लो पहले वाले केस में बात करें, टाइम लग रहा है 30 सेकंड्स का, स्पीड कितना है 2+1, 3 स्टेप्स पर सेकंड, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ जाएंगे 30 × 3 यानी 90 स्टेप्स हो गए टोटल। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गई एस्केलेटर का, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल गया। तो आदमी को कितना टाइम लगेगा, जबकि हाउ मच टाइम ही टेक्स टू वॉक अप द एस्केलेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग, यानी एस्केलेटर का स्पीड जब 0 होगा तब कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकल आएगा अपना। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है 90 और पर्सन का स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकंड, तो 90/2 यानी कि 45 सेकंड्स लगेंगे। दैट इज ऑल अबाउट इट। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 45 सेकंड्स। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A, B and C can do a work in 5 days, 10 days and 15 days respectively. They started the work together, but after 2 days, A and B left due to some issues. C did the remaining work in how many days? So A, B and C are completing the work in 5 days, 10 days and 15 days. 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? That will be 30 units. तो टोटल वर्क हम एज्यूम कर सकते हैं कितना, 30 यूनिट्स। टोटल वर्क 30 यूनिट्स, तो यहां से हमें एबीसी की एफिशिएंसी मिल जाएगी।
एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 6 यूनिट्स 30/5, एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 30/3 यानी कि 3 यूनिट्स, एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 30/15 यानी कि 2 यूनिट्स। जब तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे एफिशिएंसी एडअप हो जाएंगी तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 6 + 3 + 2 11 यूनिट्स। Now they started the work together. A, B and C started the work together and worked for 2 days. 2 days में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी मिला के है एक दिन की 11 यूनिट्स पर डे, तो 2 डेज में वर्क करेंगे 11 × 2 यानी कि 22 यूनिट्स। तो रिमेनिंग वर्क इज 8 यूनिट्स और ये वर्क करना है सी को अकेले। सी इज अलोन डूइंग द वर्क, तो टाइम टेकन बाई सी विल बी इक्वल टू 8 यूनिट्स वर्क टोटल करना है, एफिशिएंसी सी की है 2, तो 8/2 विच इज इक्वल टू 4 डेज। 4 डेज विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? ठीक है। और क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे सिंपल हैं तो हम दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते थे। ऐसे सोच सकते थे कि ए 2 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, ए 5 डेज में कंप्लीट वर्क कर लेता है, तो 2 डेज में ए विल बी डूइंग 40% वर्क। सिमिलरली बी 10 डेज में कंप्लीट वर्क कर लेता है, तो 2 डेज में बी विल बी डूइंग 20% वर्क। तो सी कितना वर्क करेगा, ए और बी ने मिलकर किया है 60%, तो सी मस्ट बी डूइंग 60% वर्क विच इज 3/5, तो टाइम लगेगा सी को 3/5 × 15 विच इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 3/5 नहीं 40% वर्क करना है, 60% हो चुका है, तो सी को करना है 40% वर्क यानी कि 2/5, तो नंबर ऑफ डेज होंगे 6 डेज। इज दैट क्लियर? टोटल डेज सी को लगेंगे 6, लेकिन ऑलरेडी सी 2 डेज वर्क साथ में कर चुका है ए और बी के, तो 2 डेज वर्क तो वो ऑलरेडी कर चुका है, तो 4 डेज में रिमेनिंग वर्क करेगा। तो आंसर हमारा 4 डेज होगा, 6 डेज नहीं होगा। ऑप्शन में भी गिवन नहीं है, बट अगर गिवन होता तो भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो 4 डेज हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 oranges 3 bananas and 4 apples cost ₹15, while 3 oranges 2 bananas and 1 apple cost ₹10. I bought 3 oranges 3 bananas and 3 apples, so how much did I pay? अब यहाँ पे 3 अननोन है, हमें नहीं पता कि ऑरेंजेस का प्राइस क्या है पर यूनिट, बनानास का प्राइस क्या है पर यूनिट, और ये भी नहीं पता कि एप्पल्स का प्राइस क्या है पर यूनिट। हमें 3 इन्फॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बट इक्वेशंस दी हमें सिर्फ 2, अननोन 3 हैं बट इक्वेशंस 2 हैं, तो पॉसिबल है कि आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड निकले, बट किसी किसी केस में अगर डायरेक्टली हमारा अप्रोच करके आंसर निकल भी आता है। देखो ये बात समझना है, अननोन 3 है, इक्वेशंस 2 हैं, तो हमें तीनों की वैल्यू तो पता नहीं चल पाएगी कि यानी कि ऑरेंज का पर यूनिट प्राइस क्या है, बनानास का पर यूनिट प्राइस क्या है और एप्पल्स का पर यूनिट प्राइस क्या है, दैट वी विल नॉट बी एबल टू नो। ठीक है, ये तो पक्की बात है, बट तीनों का कोई कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन तो पता है ना, उन दोनों इक्वेशन को समहाउ अरेंज करके तीसरी एक इक्वेशन बनाई जा सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन का हम आंसर डिटरमाइन कर पाए, बट तीनों की इंडिविजुअली वैल्यूज पर यूनिट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो अगर तीनों की इंडिविजुअली वैल्यूज पूछता तब तो हम तीनों की किसी एक की तो शायद पता चल जाए, पर तीनों की नहीं पता चल सकती। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, बट इस क्वेश्चन का आंसर पता चल सकता है, नहीं भी पता चल सकता है और चल भी सकता है, डिपेंड करता है। तो किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि अनडिटरमाइंड आंसर हो, किसी केस में आंसर होगा डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन में आंसर पता चल जाएगा। इक्वेशन बनाते हैं फिर समझते हैं इस बात को। लेट्स से कि ऑरेंज का पर यूनिट वैल्यू इज ओ रुपीज पर यूनिट, बनाना का है बी और एप्पल का है ए। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 2 ऑरेंजेस आर परचेस्ड, 3 बनानास आर परचेस्ड एंड 4 एप्पल्स आर परचेस्ड एंड टोटल कॉस्ट है ₹15। सेकेंड केस में 3 oranges are purchased, 2 bananas are purchased and 1 apple is purchased और टोटल कॉस्ट है ₹10। और हमें चाहिए 3 oranges 3 bananas and 3 apples। इफ वी एड दीज 2 इक्वेशंस स्ट्रेट अवे, दोनों को साफ साफ सीधे सीधे ऐड कर दें तो हो जाएगा 5 oranges प्लस 5 bananas प्लस 5 एप्पल्स और टोटल कॉस्ट आ गया ₹25। डिवाइड कर दें पूरे को 5 से तो हो जाएगा 1 ऑरेंज प्लस 1 बनाना प्लस 1 एप्पल का कॉस्ट आ गया ₹5। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसी को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा है बस, और क्या, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ₹15। इज इट क्लियर? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ₹15, ऑप्शन सी। यहां पे तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बट किसी क्वेश्चन में हो सकता है इतना स्ट्रेट अवे नहीं हो, कुछ और वैल्यूज हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमें गिवन हो कि
पहले केस में इक्वेशन बन रहा हो ए ऑरेंजेस, बी बनानास, ए ऑरेंजेस, बी बनानास प्लस सी एप्पल्स, ठीक है, और कुछ एक्स क्वांटिटी आ रहा हो, एक्स रुपीज़ में परचेज कर रहा हो। और सेकेंड केस में हो डी ऑरेंजेस प्लस ई बनानास प्लस एफ एप्पल्स और कुछ वाई आ रहा हो हमारा क्वांटिटी, और क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछे, लेट अस से पी नहीं, एल ऑरेंजेस, एम बनानास और एन एप्पल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे। ओके, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर स्ट्रेट अवे हमें नहीं दिख रहा है कि कैसे कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे, तो लेट अस अज्यूम कि पहली वाली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाई अननोन बहुत सारे हो जा रहे हैं, ठीक है, बट बात को समझना कि लेट अस से जी से हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड को मल्टीप्लाई किया हमने एच से, और फिर हमारा जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स को अब हमें कंपेयर कराना पड़ेगा, इस केस में कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में आएगा जी इंटू ए, ऑरेंजेस का अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो जी इंटू ए प्लस एच इंटू डी एंड दैट विल बी इक्वल टू एल, और सेकेंड इक्वेशन बनेगा जी इंटू बी प्लस एच इंटू ई इज इक्वल टू एम। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इससे हमें जी और एच की वैल्यू मिल जाएगी, जी और एच की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस वैल्यू को पुट करेंगे थर्ड वाली इक्वेशन में, जी इंटू सी प्लस एच इंटू एफ, और यहां पे चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू हमारी एन के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू एन, तब तो हमारा आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइनेबल है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। इन दैट केस सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है जिससे कि पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। बट अगर दिस इज नॉट इक्वल टू एन, देन आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, देन आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है बट इस बात को समझना है। बाकी जब मैं लीनियर इक्वेशन पे अभी सेशन बनाऊंगा फिर से, तो वहाँ पे आप ये वो सेशन मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड की, तो उस सेशन को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे इस बात को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आगे के मॉक में भी कहीं पे अगर लगा तो एक और क्वेश्चन इस पर कर लेंगे अपन। Next question is, using only 2, 5, 10, 25 and 50 paise coins, what will be the minimum number of coins required to pay exactly 78 paise, 69 paise and rupees 1.01 to 3 different persons? ठीक है, 3 डिफरेंट पर्सन्स को पैसे देने हैं, और कॉइन्स हमारे पास क्या है, 2 पैसा कॉइन, 5 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन एंड 50 पैसा कॉइन, एंड वी हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, मैक्सिमम नहीं मिनिमम चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कैसे बनाने हैं, 78 पैसे, 78 पैसे। अगर मिनिमम करना है तो कोशिश ये करनी है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू के कॉइन्स हैं उनको सबसे पहले यूज करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। तो 50 पैसे का तो यूज कर लिया। अब अगर हम 25 पैसा यूज करते हैं इसके बाद में, तो 3 पैसा और रह जाएगा, बट 3 पैसा कैसे बनाएंगे, क्योंकि 2 पैसा है, 5 पैसा है, 3 पैसा तो है ही नहीं अपने पास, यानी कि 25 पैसे वाला ऑप्शन तो नहीं बन सकता, नहीं काम आएगा। 50 पैसे के बाद में वी विल हैव टू ऐड 10 पैसा, हो गया 60 पैसा, देन अगेन 10 पैसा, हो गया 70 पैसा, और फिर इसके बाद में 2 पैसा, ये 4 कॉइन्स लेंगे, बिकॉज 5 और 2 से 8 पैसा बन नहीं पाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए हमारे 50 प्लस 1, 2, 3, 7 कॉइन्स। फर्स्ट केस में 7 कॉइन्स लगेंगे। इज दैट क्लियर? और सेकेंड केस इज 69 पैसे। तो फर्स्ट विल बी 50 पैसा का कॉइन, देन 25 तो यूज ही नहीं कर सकते, अब जरूरत ही नहीं उसका, तो प्लस 10 पैसा, देन 5 पैसा, देन 2 पैसा प्लस 2 पैसा, टोटल 5 कॉइन्स यूज हुए। इससे कम में नहीं बन पाएगा बात। थर्ड केस में हमें चाहिए 1.01 रुपीज विच इज इक्वल टू 101 पैसे। अब 250 के यूज कर लेंगे तो 1 पैसा बच जाएगा, 1 पैसा है नहीं अपने पास, यानी कि 250 के यूज नहीं कर सकते, एक ही 50 का यूज कर सकते हैं, और 25 के भी 2 यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 25 के 2 इफेक्टिवली 50 का ही एक हो गया, इजंट इट सो? तो 25 का एक यूज करते हैं। अब 75 पैसा हो गया, 26 पैसा अभी भी बचा है, 26 पैसा बचा है, तो एक 10 पैसे का यूज किया हमने, 16 पैसा अभी बचा है, एक और 10 पैसे का यूज किया, 6 पैसा अभी बचा है, तो अब 2 पैसे के 3 यूज करने पड़ेंगे। तो अभी भी हमें लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉइन्स इस केस में भी लगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे हो गए 7 प्लस 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 19 कॉइन्स।
तो आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन ए, 19 कॉइन्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। इसमें कोई फॉर्मूला, कोई मेथड और नहीं लगेगा, मैनुअली लॉजिकली ही इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और किसी भी क्वेश्चन में इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, कितना ही बेसिक डाउट क्यों ना हो, मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट। पूछना जरूर है, क्योंकि अगर तुमको ये डाउट हुआ है तो शायद कोई और भी होगा जिसको डाउट हो रहा होगा। ठीक है, तो तुम्हारा भी डाउट रिजॉल्व होगा और उसका भी डाउट रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन अर्न्स X% ऑन द फर्स्ट ₹2000 एंड Y% ऑन द रेस्ट ऑफ द इनकम। If he earns ₹700 from ₹4000 and ₹900 from ₹5000 of his income, so we have to find कि X% का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में। X% का वैल्यू क्या होगा? ओके, तो X% अर्न कर रहा है 2000 में और Y% 2000 के ऊपर की जो इनकम है उस पर अर्न कर रहा है। तो फर्स्ट केस में 700 रुपीज अर्न किया है 4000 में, और सेकंड केस में 900 अर्न किया है ₹5000 में। डिफरेंस क्या है दोनों केसेस में? पहले केस में इनकम है 4000, दूसरे केस में इनकम है 5000, डिफरेंस है 1000 का। तो इनकम में डिफरेंस है 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज ज्यादा है। और हमें पता है कि X% जो है वो फर्स्ट यानी कि 0 से लेकर 2000 वाली इनकम में X% लग रहा है। ठीक है, ओके, और Y% अर्न कर रहा है वो ग्रेटर देन 2000 में। तो 4000 से जब 5000 पे गया तो ये जो एक्स्ट्रा 1000 है इस पे वो कितना अर्न किया होगा उसने? डेफिनेटली इस पे Y% अर्न किया होगा, इस पे तो Y% अर्न किया होगा। और यहाँ पे डिफरेंस भी दिख रहा है हमको, फर्स्ट केस में 700 अर्न किया है, सेकंड केस में 900 अर्न किया है। तो जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 200 रुपीज। तो एक्स्ट्रा 1000 में उसने अर्न किया है 200। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक्स्ट्रा 1000 में अर्न किया है 200, तो यानी Y% कितना आ गया? 20%, क्योंकि 20% अर्न किया है उसने। तो यहां से Y% की हमें वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू 20%। अब किसी भी एक केस में पुट कर लेते हैं। तो 4000 रुपीज में दो पार्ट हुए। फर्स्ट 2000 पे वो अर्न करेगा X%, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। सेकंड 2000 में अब हमें पता चल गया है कि Y% अर्न करेगा विच इज इक्वल टू 20%। तो 2000 का 20% कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 400 रुपीज। और X% नहीं पता है, बट हमें ये पता है टोटल 700 अर्न किया है, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी 300 रुपीज। तो फर्स्ट 2000 में 300 रुपीज अर्न किया होगा, सो दैट मस्ट बी X% मस्ट बी 15%, बिकॉज 2000 का 300 इज 15%, तो 15% अर्न किया होगा। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द सब्जेक्ट्स A, B and C आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। तो A, B और C ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 60, 84 एंड 108। The examination is to be conducted for these students such that only the students of the same subject are allowed in one room. एक रूम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स बैठेंगे, दूसरे सब्जेक्ट वाले नहीं बैठेंगे। Also the number of students in each room must be same. हर एक रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सेम ही रखने हैं। What is the minimum number of rooms that should be arranged to meet all these conditions? मिनिमम रूम चाहिए, एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स चाहिए, और हर एक रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब कहानी क्या है? अल्टीमेटली हमें कुल मिला के 60, 84 और 108 का फैक्टर लेना है। जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, क्योंकि मिनिमम रूम चाहिए तो हाईएस्ट फैक्टर चाहिए होगा। ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर होगा दैट मस्ट बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रूम। हाईएस्ट फैक्टर वो वैल्यू होगी जिससे कि हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रूम। और 60, 84 और 108 का HCF क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 12। 12 के टेबल के नंबर्स हैं सारे के सारे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे आगे रूम में 12 स्टूडेंट्स शुड बी पर रूम। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए होंगे? सब्जेक्ट ए के लिए 60/12 यानी 5, सब्जेक्ट बी के लिए 84/12 यानी 7, और सब्जेक्ट सी के लिए 108/12 विच इज इक्वल टू 9। 5 + 7 + 9 12 + 9 21 रूम्स चाहिए। और आंसर में नंबर ऑफ रूम्स पूछा है, इसलिए आंसर विल बी 21। गलती से भी 12 को मार्क नहीं कर देना है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा, 21 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। log of this value, log of 7, sorry, log of x square minus x plus 13 on the base 7, ठीक है, the whole on the base 2 is equal to 1. So what could be the value of x? तो log हमें पता है अल्टीमेटली क्या है? दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ पावर। पावर की वैल्यू है, और किसका पावर? बेस का पावर।
तो 2 टू द पावर 1, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू 2 टू द पावर 1. तो ये एक्सप्रेशन क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 ऑन द बेस 7, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 2. अगेन 7 टू द पावर 2 विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, यानी कि 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37. आज ही मैंने लॉग का सेशन अपलोड किया है, तो अगर लॉग में कोई भी डाउट हो तो लॉग का वो सेशन देख सकते हो, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37, 49 को भी राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 माइनस 49 एंड दैट इज इक्वल टू 0. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0. दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज मिली हमें, या तो x इक्वल टू माइनस 3 होगा और x विल बी इक्वल टू 4. टू वैल्यूज आर पॉसिबल. जब ये आंसर आ जाए, इसके बाद में हमें ये जरूर चेक करना है कि वेदर दीज वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग द डोमेन और नॉट. आई रिपीट, व्हेन यू गेट द सॉल्यूशंस फॉर x, you must check whether these values are satisfying the domain or not. डोमेन क्या होगा, जब भी हम लॉग में डोमेन देखेंगे तो अगर लॉग हमारा किसी वैल्यू b का ले रहे हैं ऑन द बेस a, तो b शुड बी ग्रेटर देन 0. सिमिलरली a शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, बट बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहां पे हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 है, दैट शुड बी पॉजिटिव इन ऑल केसेस. दिस इज द डोमेन. तो एक्स इक्वल टू अगर माइनस 3 पुट करते हैं तो माइनस 3 पे दिस विल बी 9 माइनस माइनस 3 यानी कि 12 पॉजिटिव आ रहा है. 4 पे भी दिस इज पॉजिटिव. तो दोनों के केस दोनों डोमेन को सेटिस्फाई करें तो दोनों सॉल्यूशंस होंगे. क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट कुड बी, कोई एक सॉल्यूशन दिया है, 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. बट सी अकेला आंसर नहीं है, माइनस 3 इज ऑल्सो द आंसर. क्लियर है. एक्स निगेटिव है बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना है एक्स निगेटिव होने से डोमेन के बाहर नहीं हो जाता है. जिस वैल्यू को हम लॉग निकाल रहे हैं वो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है. नेक्स्ट, 4 cities are connected by a road network as shown in the figure. In how many ways can you start from any city and come back to it without traveling on the same road more than once? तो एक रोड नेटवर्क है. इन हाउ मेनी वेज कैन यू स्टार्ट फ्रॉम एनी सिटी एंड कम बैक टू इट विदाउट ट्रैवलिंग ऑन द सेम रोड मोर देन वंस. व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? तो लेट अस से कि हम स्टार्ट करते हैं सिटी एक्स से, या दिस ये मार्क सिटी से. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि तुम्हें सारी सिटीज में से, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा इन हाउ मेनी वेज कैन यू स्टार्ट फ्रॉम एनी सिटी एंड कम बैक टू इट विदाउट ट्रैवलिंग ऑन द सेम रोड मोर देन वंस. ओके, तो लेट से हमने एक्स सिटी से स्टार्ट किया. अब जब एक्स सिटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल हैं, कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस आर देयर. इनमें से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं. इजंट इट सो? सो देयर आर टोटल 3 वेज. Isn't it so? There are total 3 ways to select. Now let us say you've selected, ये फर्स्ट सिटी थी हमारी, you selected this city, सेकेंड सिटी. अब जब इस सिटी को हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब हमारे पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल है? वापस नहीं जा सकते क्योंकि एक रास्ता एक ही बार चूज करना है, विदाउट ट्रेवलिंग ऑन द सेम रोड मोर देन वंस, सो वी कैन नॉट गो बैक. So now the choices available are these 2 choices, this one and this one. So 2 options are there. किसी एक को चूज करेगा. Isn't it so? और यही सेम अप्लाई होगा बाकी रोड्स पे भी. अगर उसने इसकी बजाय इसको चूज किया होता तब भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते उसके, या फिर अगर थर्ड वाले को चूज किया होता तब भी 2 ऑप्शन अवेलेबल होते. Isn't it so? तो हर एक केस में उसके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी. तो पहले केस में 3 चॉइसेस थी, कोई भी एक चूज किया. सेकंड केस में 2 चॉइसेस हैं, उनमें से कोई भी एक चूज करोगे. ठीक है, लेट अस से ये चॉइस को चूज किया और अब थर्ड पे आ गए, यहां पे पहुंच गए हम. अब जब इस पोजीशन पे पहुंच गए, थर्ड वाली पोजीशन पे पहुंच गए, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए हैं. अब यहां से हमें क्या करना है? अब इसके बाद में कितनी चॉइसेस अवेलेबल है हमारे पास? अब या तो यहां से ये डायरेक्टली पहुंच जाएगा टू द स्टार्टिंग सिटी, या फिर हो सकता है कि वाया दिस सिटी स्टार्टिंग सिटी पे पहुंचे. तो 2 चॉइसेस इसके बाद में भी अवेलेबल है. इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12. तो आंसर विल बी 12, ऑप्शन बी. ओके, क्लियर है.
और यही अगर मान लो कि पहला स्टेट बाकी बॉर्डर वालों के लिए तो है ही है, अगर बीच से भी हम स्टार्ट करते तब भी यही सेम सिचुएशन होता, खुद से करके देख लेना। 3 इंटू 2 इंटू 12 ही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? तो किसी भी सिटी से अगर स्टार्ट करते हैं तो टोटल 12 वेज से एंड करके वापस उस सिटी में पहुंचाया जा सकता है वाया दिस रोड नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ सर्कल विद रेडियस 2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट द राइट एंगल, another smaller circle is also placed as shown in the adjoining figure. What is the radius of the smaller circle? What is the radius of the smaller circle? तो लार्जर सर्कल का रेडियस तो हमको पता है, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। लेट अस से स्मॉलर सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू r। ओके, so now this is equal to r, this is also equal to r, this is also equal to r, ठीक है। so effectively this will be 2 minus r, similarly this will be 2 minus r, and this value here, this will be 2 plus r, this is 2, this is r, तो ये पूरा हो गया 2 plus r। तो एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसमें कि 2 साइड्स आर 2 minus r and 2 minus r, and the third side is 2 plus r। अतः को स्वयं लगा देते हैं यहाँ पे। दिस विल बी 2 minus r का होल स्क्वायर प्लस 2 minus r का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 plus r का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉट प्लस। So this becomes 2 times 2 minus r का whole square will be r square minus 4r plus 4, and that is equal to r square plus 4r plus 4. So 2r square minus r square will be r square minus 8r minus 4r minus 12r plus 8 minus 4 plus 4 is equal to 0. Now this becomes the equation. इसको सॉल्व करने का क्या होगा, रूट क्या होंगे इसके, r will be equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac, यानी कि 12 plus minus root of b square will be 144 minus 4 into 4, 144 minus 16 divided by 2a, which is equal to 2. So this will be 12 plus minus root of 128 by 2, effectively 6 plus minus root of 32, यानी कि 4 root 2. So our answer will be 6 plus minus 4 root 2. Is that clear? But डेफिनेटली जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस तो कम होगा ना, बड़े वाले सर्कल से 2 से तो कम होगा, तो 6 plus 4 root 2 तो नहीं हो सकता भाई। यहां से हमें दो वैल्यू मिल रही है, 6 plus 4 root 2 और 6 minus 4 root 2। अब क्लियरली 6 plus 4 root 2 इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो आंसर नहीं होगा अपना, हमारा आंसर आएगा 6 minus 4 root 2, ऑप्शन डी। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? ओके अच्छा, यहाँ पे फिर भी हमको एक आंसर मिला है 6 plus 4 root 2। क्या ये सोच पा रहे हो कि ये आंसर क्यों मिला है? क्या इस आंसर का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना जरूर, और कमेंट में मेंशन करना कि इस आंसर का सिग्निफिकेंस क्या है, 6 plus 4 root 2 हमें आंसर क्यों मिला है। बिकॉज इस इक्वेशन से अगर हमें ये आंसर मिला है तो कोई तो पर्पज इसका भी होगा, ठीक है, बेवजह तो नहीं है ये आंसर, कुछ ना कुछ वजह तो इसके पीछे भी होगी। हर खता की होती है कोई ना कोई वजह, कुछ तो वजह होगी ना, ठीक है। सो कमेंट में ये मेंशन करना, सोच के बताना कि 6 plus 4 root 2 क्यों मिला है हमको और क्या उसका रेलेवेंस हो सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, ऑब्वियसली कर लिया होगा अब तक, नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, ए बी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ए एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन बी, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ए एम एन एंड एन बी एज शोन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, तो एक तो ऊपर सेमी सर्कल बन रहा है हमारा ए बी डायमीटर का, फिर इसके बाद में ए एम डायमीटर का एक सेमी सर्कल बनाया है, एम एन डायमीटर का एक सेमी सर्कल बनाया है, एम एन वाले का शेडेड नहीं है, ठीक है, और फिर एन बी डायमीटर का एक सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल बनाया है, और हमें शेडेड रीजन का एरिया पता करना है, ठीक है। सो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि क्या हमारा ये जो सेमी सर्कल है एम एन डायमीटर वाला,
और ये जो सेमी सर्कल है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? सेम ही तो है, सेम ही तो है, इजंट इट सो? तो एक को दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं, इस वाले को रिमूव कर देते हैं और इस वाले को ऐड कर लेते हैं। तो इफेक्टिवली अब हमें एक तो ये बड़ा वाला जो लार्जर सेमी सर्कल है, इसका एरिया पता लगाना, इस पूरे के पूरे का, और ये जो छोटू वाला है इसका। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। सो अब हमने 3 पोर्शन पहले दिख रहे थे, अब 2 ही पोर्शन बचे हमारे। ओके, क्लियर है? इस बड़े वाले का सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? क्योंकि हाफ सर्कल है तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस है 21, क्योंकि डायमीटर है 42, तो पाई बाई 2 इंटू 21 का स्क्वायर, प्लस इस छोटू वाले का क्या है? ये भी तो पाई बाई 2 बाहर आएगा और अंदर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? पाई बाई 2 इंटू 21 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इज दैट मच क्लियर? तो दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 7 का स्क्वायर भी बाहर ही ले लो, क्योंकि 7 पाई में आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 22 बाई 2 इंटू 7, और बच गया 7 इंटू 7, और अंदर आ गया इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज 10। तो एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से बचा 11, तो 11 इंटू 7 77 इंटू 10 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? एक चीज़ है जो मैंने बार बार बताई है, तो यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमें रेडियस इक्वल टू 7 गिवन है, ये तो हो गया, सॉल्व करना है, सॉल्व करने को तो ऐसे कर ही लेंगे, बट अगर रेडियस 7 गिवन है तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हो गया हमारा पेरीमीटर, जो कि होगा 44 सेंटीमीटर इन केस ऑफ रेडियस 7, और सेकंड इज अवर एरिया विच विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का कोई मल्टीपल होगा, तो जब पेरीमीटर में हम बात करेंगे तो विल मल्टीप्लाई, अगर 7 का मल्टीपल है यानी 7 इंटू के है लेटस से, तो पेरीमीटर हमारा के टाइम्स हो जाएगा और एरिया के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया में रेडियस का स्क्वायर आता है। सो अगर इस क्वेश्चन में ये चीज को अप्लाई करें तो एक हमारा सेमी सर्कल बन रहा है 21 रेडियस का, और एक सेमी सर्कल बन रहा है 7 रेडियस का, तो 7 रेडियस वाले का टोटल एरिया होता है 154, और 21 वाला क्या 3 टाइम्स है, यानी कि 154 इंटू 9, तो 154 इंटू 1 प्लस 9 हो जाएगा, 154 इंटू 1 फॉर द 7 वाला, और 154 इंटू 9 फॉर द 21 रेडियस। ठीक है, और क्योंकि दोनों सेमी सर्कल हैं तो डिवाइड बाई 2 करोगे, तो दिस विल बी 77 इंटू 10, 770। ठीक है, इन वैल्यूज को याद रखोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना बचता है। कभी कैलकुलेशन में गलती भी होने का स्कोप होगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, तो वहां पे भी बचेगा अगर ये चीजें हमें क्लियर हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज ₹900. One is sold at a profit of 20% and the other is sold at a loss of 25%. There is no loss or gain in the whole transaction. पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो लॉस हुआ है ना गेन हुआ है, यानी कि पहले केस में पहली वाली वॉच को सेल करने में जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑफसेट हो गया है सेकंड वाली वॉच के लॉस में। आई रिपीट, पहली वाली वॉच को सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑफसेट हो गया, यानी कि वो क्लियर हो गया, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हो गया सेकंड वाले में, तो बात बराबर हो गई। नाउ लेट अस से कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड वॉच इज इक्वल टू वाई। तो फर्स्ट वाले में प्रॉफिट हुआ है 20% का, 20% यानी हुआ 1/5, तो प्रॉफिट हुआ x/5। सेकंड वाले में लॉस हुआ है 25% का, और 25% यानी हुआ 1/4, तो लॉस हुआ 1/4 का, और दोनों हो गए बराबर, तभी तो कंपनसेट होंगे। तो x/y का यहाँ से रेशियो मिल गया हमको, x/y इज इक्वल टू 5/4। खत्म सवाल। यानी कि x और y का जो रेशियो है कॉस्ट प्राइस का, दैट इज 5:4। टोटल 900 है, ठीक है, रेशियो 5:4 है, 5+4, अगर पहला 5 यूनिट है दूसरा 4 यूनिट है, टोटल मिला के 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट की वैल्यू 900 रुपीज के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 100 रुपीज के बराबर हो गया। और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन खत्म हुआ है पर गलती होने का स्कोप रहता है। लास्ट लाइन क्या पूछ रही है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच ऑन विच द शॉपकीपर लूजेज। किस पे लूज कर रहा है? किस पे लूज कर रहा है? वाई वाले पे लूज कर रहा है, सेकंड वाले पे लूज कर रहा है। ठीक है, सो वाई हमारा क्या है? 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज। ऑप्शन ए क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ बाथ टब
can be filled by a cold water pipe in 20 minutes and by a hot water pipe in 30 minutes. A person leaves the bathroom after turning on both pipes simultaneously and returns at the moment when the bathtub should be full. Finding, however, that the waste pipe has been open, he now closes it. In 3 minutes more, the bathtub is full. In what time would the waste pipe empty it? पहले उसको ये नहीं पता था कि वेस्ट पाइप वाला चीज़ भी ओपन है, और उसको ये इन्फॉर्मेशन था कि कोल्ड वाटर पाइप कैन फिल, ठीक है, कोल्ड वाटर वाला पाइप कैन फिल इन 20 minutes while hot water वाला पाइप कैन फिल इन 30 minutes. ओके, तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60. एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड वाटर वाला इज 3 units, दैट ऑफ हॉट वाटर वाला इज 2 units. तो दोनों मिला के अगर काम करते हैं, कोल्ड प्लस हॉट, एफिशिएंसी आ गया 5 units. तो टाइम टेकन विल बी 60/5 विच इज इक्वल टू 12 minutes. और क्वेश्चन में यही तो लिखा है कि अ पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथटब शुड बी फुल. तो इट शुड बी फुल इन 12 minutes. बट हुआ क्या? ही फाउंड हाउएवर दैट द वेस्ट पाइप वाज ओपन. So that is why, because of waste pipe, it was not full. So now he closes it. यानी after 12 minutes he is closing the waste pipe. तो waste pipe 12 minutes तक तो खाली करेगा, उसके बाद में क्लोज किया गया. और जब क्लोज किया गया इसके बाद में it took 3 minutes. In 3 minutes the bathtub was full. तो इन those 3 minutes कितना वर्क किया होगा? इन those 3 minutes कोल्ड और हॉट वाले वाटर पाइप ने कितना वर्क किया होगा? 1 मिनट में करते हैं 5 minutes, तो 3 मिनट से वर्क किया होगा 3 into 5 यानी 15 minutes वर्क किया होगा. Which is equal to total 60 units है, which is equal to 1/4 of total work. वर्क समझ लो या कैपेसिटी समझ लो कि टोटल कैपेसिटी अगर 60 लीटर्स था तो 5 लीटर्स पर मिनट फिल कर रहे थे कोल्ड वाटर पाइप और हॉट वाटर पाइप, और 3 मिनट्स उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया यानी कि 15 लीटर्स फिलअप कर दिया है, यानी कि 1/4 फिलअप कर दिया है. तो 1/4 क्यों फिलअप करना पड़ा? क्योंकि पहले वेस्ट पाइप ने खाली किया है, पहले वेस्ट पाइप ने खाली किया तभी तो फिलअप करना पड़ा इनको. Isn't it so? और कितनी देर में खाली किया वेस्ट पाइप ने? 12 मिनट्स में खाली किया है. कितना? 12 मिनट्स में 15 लीटर्स खाली किया होगा, तभी तो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, 15 लीटर्स या 15 मिनट्स खाली किया होगा तभी तो फिलअप करना पड़ा, क्योंकि बाद में काम नहीं कर रहा वेस्ट पाइप. वेरी इंपॉर्टेंट कि बाद में वेस्ट पाइप काम नहीं कर रहा है. अगर यही वेस्ट पाइप लगातार खुला रहता तो फिर इक्वेशन चेंज हो जाता, क्योंकि फिर वेस्ट पाइप कंप्लीटली 15 मिनट्स के लिए खुला हुआ रहता. क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बट इस केस में वेस्ट पाइप सिर्फ 12 मिनट्स खुला था और 15 मिनट्स उसने वाटर खाली किया है, एम्प्टी किया है. क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हाट टाइम वुड द वेस्ट पाइप एम्प्टी इट कंप्लीटली. ठीक है, एम्प्टी इट कंप्लीटली, कंप्लीटली भी लिखा होना चाहिए था. ठीक है, इन व्हाट टाइम वुड द वेस्ट पाइप एम्प्टी इट. हालांकि वाटर फुल हो गया उसके बाद भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मतलब वही है कि कितने टाइम में वेस्ट पाइप इसको खाली कर देगा अगर ओपन करोगे तो. 12 मिनट्स में 15 मिनट्स खाली कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा? मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, पूरा खाली हो जाएगा 48 मिनट्स में. ऑप्शन डी. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A man in car notices that he can count 25 telephone posts in 1 minute. If they are known to be 40 meters apart, then at what speed is the car traveling? At what speed is the car traveling? वो नोटिस करता है that he can count 25 telephone posts in 1 minute. अब अगर if he is counting 25, let us say अगर वो काउंट करता है सिर्फ 4 टेलीफोन पोस्ट को और दो के बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज 40 मीटर्स का, 40 मीटर्स का. तो इफ ही वॉज एबल टू काउंट ओनली 4 टेलीफोन पोस्ट, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता? डिस्टेंस होता 120 मीटर्स. अगर 4 टेलीफोन पोस्ट होते तो डिस्टेंस होता 40 × 3. सिमिलरली अगर लेट अस से 7 टेलीफोन पोस्ट होते तो डिस्टेंस होता फॉर 7 डिस्टेंस वुड बी 40 × 6. तो सिमिलरली फॉर 25 टेलीफोन पोस्ट डिस्टेंस विल बी 40 × 24. भाई उनके बीच का डिस्टेंस तो 24 टाइम्स ही होगा. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि अगर 25 टेलीफोन पोस्ट को काउंट कर रहा है तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दैट विल बी 24 × 40. दैट मच डिस्टेंस द कार इज एबल टू कवर इन 1 मिनट. 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करता है इन मीटर्स. तो स्पीड क्या होगा? स्पीड यानी 60 मिनट्स में कितना कवर करेगा? दिस इज डिस्टेंस इन 1 मिनट, तो मल्टीप्लाई दिस बाई 60.
ये डिस्टेंस आ रहा है मीटर्स में, तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा किलोमीटर के लिए. दिस विल बी अवर आंसर. दिस मच विल बी किलोमीटर पर आवर. ओके, तो 0 0 2 0 उड़ा दिए. अब बच गया 24 इंटू 4 इज 96 इंटू 6, तो दैट इज 576 डिवाइड बाई 10 यानी 57.6 किलोमीटर पर आवर. बी क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15. इफ अ 4-digit number is formed with digits 0, 1, 2, 3 and 5, what is the probability that the number is divisible by 25 if repetition of digits is not allowed? 4-digit number फॉर्म किया है 0, 1, 2, 3 and 5 से. what is the probability that number is divisible by 25 if repetition of digits is not allowed? टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? probability क्या होगा? probability of any event is number of favorable outcomes divided by number of total outcomes, number of sample space. तो favorable by total. टोटल आउटकम कितने होंगे यहाँ पे? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 5, 4 नहीं है. खैर 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं हमको. ये पता है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, बाकी तो कुछ भी आ सकता है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे 4 चॉइसेस अवेलेबल होंगी. अब कोई एक फिलअप कर देंगे यहाँ पे, तो इसके बाद 0 तो अलाउड है. अब बट एक चॉइस ऑलरेडी जो फिलअप हो चुका है वो तो रिपीट नहीं होगा बिकॉज रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. तो अगले प्लेस पे भी 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं, फिर इसके बाद 3 होंगी, फिर 2 होंगी. तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टोटल आ जाएगा 96 केसेस बनेंगे टोटल. इज दैट क्लियर? 96 टोटल केसेस बनेंगे. काम के केसेस क्या होंगे कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 25. 25 से अगर डिविजिबल नंबर चाहिए हमको तो लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में 25 आ सकता है, 50 आ सकता है, 75 आ सकता है, 00 आ सकता है. बट इस केस में कोई रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है. 7 तो है भी नहीं, तो ना तो 75 आएगा ना 00 आएगा, या तो 25 आएगा या फिर 50 आएगा. तो 2 केसेस बनेंगे हमारे. एक केस जबकि लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी 25, और सेकेंड केस होगा जबकि लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी 50. अब अगर लास्ट में 2 डिजिट हमने ली है 25, तब कितने नंबर्स बन सकते हैं? 2 और 5 तो एग्जॉस्ट हो गया. बचे क्या? 0, 1 और 3 बचा, और फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा नहीं. तो फर्स्ट प्लेस के लिए या तो 1 आएगा या 3 आएगा, यानी 2 केसेस 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी. कोई एक यहाँ फिलअप हो जाएगा. अब 0 अलाउड है, तो अभी भी 2 बचेगा, तो 2 इंटू 2 यानी कि टोटल 4 नंबर्स बनेंगे जिनमें लास्ट में 25 आएगा. 4 नंबर्स जिनमें लास्ट में 25 आएगा. सिमिलरली लास्ट में 50 आए. ऐसे कितने नंबर्स होंगे? अब इस बार बचा है हमारा 1, 2 एंड 3, और अब 0 तो है नहीं, तो क्लियरली यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर 2 है, 3 इंटू 2 यानी कि 6 नंबर्स बनेंगे सेकंड वाले केस में. और दोनों को सेपरेटली कंसिडर करोगे, साथ में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और गलत होगा, पक्के से गलत होगा. ठीक है, तो 4 + 6 यानी कि 10 हमारे काम के केसेस हैं. 10 नंबर्स हैं जो कि फेवरेबल हैं, काम के हैं. तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 10/96 विच विल बी 5/48, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है. ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज आंसर होगा 5/48. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल? वेरी इजी क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट जरा से भी हिले होंगे तो ये क्वेश्चन हिलेगा. अदरवाइज बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है कि कौन सा इसमें से रेशियो हो सकता है ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारा है, किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल है अगर हमारा, तो ये तो पक्की बात है कि वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री. वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 होगा, बाकी 2 का सम 90 के बराबर होगा. Isn't it so? तो एक एंगल 90 है, यानी कि टोटल सम का हाफ होगा. जो भी हमारी रेशियो से वैल्यू आएंगी तो टोटल का हाफ होगा, बिकॉज 180 का 90 इज हाफ. देख लो, जिस केस में भी ये चीज अप्लाई नहीं हो पाएगा भाई, हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है. क्लियर है? फर्स्ट केस में क्या है? 1 2 3, टोटल सम हमारा है 6, और एक एंगल हमारा है 3, तो ये 90 डिग्री वाला एंगल है. ठीक है, बाकी दोनों हमारे 30 60 हो गए. क्लियर है? तो ये तो पॉसिबल है. बी में बात करें तो 1 + 1 + 2 4 आ गया टोटल, 4 का हाफ है 2, तो क्लियरली दिस इज द 90 डिग्री वाला एंगल, लार्जेस्ट वाला वैल्यू 90 डिग्री वाला एंगल. क्लियर है? थर्ड केस में आ रहा है 1 + 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 10, बट 10 का हाफ होता है 5. 5 कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, 5 दिख ही नहीं रहा है, यानी कि सी वाला केस नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता है वही हमारा आंसर हो सकता है, होगा क्लियरली. तो डेफिनेटली ऑप्शन सी कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. किसी और ट्रायंगल में तो हो सकता है, बट राइट एंगल ट्रायंगल में ये रेशियो नहीं हो सकता है. और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ये हमारा 1 3 और 6 से कौन सा एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, थिंक अबाउट इट, कौन सा बनेगा? बिकॉज टोटल सम हमारा आ रहा है एंगल्स का 10, और एक एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एक एंगल आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. इज दैट क्लियर? ठीक है,
तो डन विद द क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ a is the sum of squares of first n natural numbers where n is less than 100, then for how many values of n will a be divisible by 5? अच्छा, लास्ट चीज में एक और डिस्कस करना है चीज कि बहुत सारे लोग क्या करते हो ना कि कोई भी, चाहे कोई मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो या एक्चुअल एग्जाम में दे रहे हो, लास्ट के क्वेश्चन तक आ ही नहीं पाते हो, शुरुआत के क्वेश्चन में ही अटक के रह जाते हो, उसी में क्वेश्चन में फंस जाते हो, और आखिर में कई बार आसान सवाल होते हैं। किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर भी ऐसी कोशिश करेगा कि वो कई सारे आसान सवालों को बीच में कहीं में फिट करे या लास्ट में फिट करे, ताकि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओ। अगर अपनी इंटेलिजेंस का प्रॉपरली अप्लाई नहीं करोगे, सारे क्वेश्चंस को देखोगे नहीं, ठीक है, और मुश्किल सवालों में फंसोगे नहीं, फंस जाओगे इंस्टेंट, तो फिर कैसे देखोगे आसान सवालों को? तो हमेशा क्वेश्चन पेपर में ये गलती कभी भी नहीं करनी है, और हमेशा ये ध्यान देना है कि जो आसान सवाल है उनको ज़रूर पिक करना है, उनको ज़रूर से अटेम्प्ट करना है। और वो पहली चीज़ तो ये हमें सिलेक्शन आना चाहिए आसान सवालों का। दूसरी बात ये है कि उलझते जिन सवालों में उलझ रहे हैं उनसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है, जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है, और आसान सवालों को कभी भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज आसान सवाल को छोड़ दिया तो तुमने अपने सिलेक्शन को अपने आप से दूर छोड़ दिया। ठीक है, तो दिस वॉज अ इजी क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ a is the sum of squares of first n natural numbers where n is less than 100, then for how many values of n will a be divisible by 5? For how many values of n will a be divisible by 5? सम क्या आएगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होगा? a है और a इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई 6। 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 तो 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि अगर हमारा इनमें से कोई भी एक वैल्यू 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। इजंट इट सो? कोई भी एक वैल्यू तो मल्टीपल होना पड़ेगा 5 का। इज दैट क्लियर? क्योंकि कोई भी एक वैल्यू 5 का मल्टीपल होगा, डिवाइड बाई 6 कर रहे हैं तो 5 तो है नहीं डिवीजन में, हमारे डिनोमिनेटर में, तो क्लियरली 5 का मल्टीपल रह जाएगा हमारा नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहला केस हो सकता है जबकि n हमारा मल्टीपल ऑफ 5 हो, 5 के लिख दिया, 5 का मल्टीपल है। अगर n 5 का मल्टीपल है तो यानी कि क्या क्या हो सकता है वैल्यू? n कुड बी इक्वल टू 5 और कुड बी इक्वल टू 10 और 15 और 20 टिल 100 है। 100 हो सकता है, n इज लेस देन 100। अगर 100 इंक्लूडेड होता तो टोटल नंबर होता है 20, बट क्योंकि 100 नहीं इंक्लूडेड है तो लास्ट होगा 95, यानी कि नंबर्स होंगे ऐसे काम के हमारे 19 व्हेन n इज द मल्टीपल ऑफ 5। सेकंड केस है जबकि n प्लस 1 हमारा मल्टीपल ऑफ 5 हो। ठीक है, पहले n वाला केस ले लिया व्हेन n इज द मल्टीपल ऑफ 5, और सेकंड केस होगा जबकि n प्लस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 5। और अगर n प्लस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 5 तो n क्या होगा? n विल बी 5 का मल्टीपल प्लस 1 होगा तो काम नहीं चलेगा, 2 होगा काम नहीं चलेगा, 5 के प्लस 4, क्योंकि प्लस 1 कर दोगे तो दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 5, 5 के प्लस 5 हो जाएगा, यानी 5 का मल्टीपल हो जाएगा n। तो n 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा n का? जब k 0 होगा यानी कि 4 होगा, फिर आएगा 9, देन 14 एंड सो ऑन टिल 99। कितने वैल्यूज होंगी टोटल? क्योंकि 100 हमारा 5 का मल्टीपल है क्लियरली, तो 100 में हमें 20 ऐसे नंबर्स मिलेंगे। शुरू के 100 नंबर्स में 20 ऐसे होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे, 20 ऐसे होंगे जो रिमाइंडर 1 देंगे, 20 ऐसे होंगे जो रिमाइंडर 2 देंगे, 20 ऐसे होंगे जो रिमाइंडर 3 देंगे, और 20 ही ऐसे होंगे जो कि रिमाइंडर 4 देंगे। तो बार बार ये चेक नहीं करना है कि कितने नंबर्स होंगे, क्लियरली ये 20 नंबर्स होंगे। ठीक है, फिर से चेक नहीं करना है, अदरवाइज एपी बन रही थी 99 माइनस 4 करते, डिवाइड बाई 5 करते, यानी 95 बाई 5 आया 19, और फिर प्लस 1 करते तो 20 आता। बट इस केस में नहीं करना है बिकॉज हमें पता है 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एनीवे, तो हमें 20 ही नंबर्स मिलेंगे। क्लियर है? सेकंड वाला आ गया। थर्ड है जबकि 2n प्लस 1 हमारा मल्टीपल ऑफ 5 हो। हमेशा ऐसे केस में ये भी चेक करना है कि कहीं पे रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है। यहाँ इसलिए रिपीटिशन नहीं हो रहा है क्योंकि पहले वाले केस में n हमारा 5 का मल्टीपल है, सेकंड वाले केस में n 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है, तो डेफिनेटली रिपीटिशन होगा कैसे? बिल्कुल ही अलग नंबर्स हैं, है कि नहीं? थर्ड वाला केस क्या है? जब 2n प्लस 1 हमारा 5 का मल्टीपल हो, 2n प्लस 1 5 का मल्टीपल हो, मतलब क्या हुआ? n क्या होना चाहिए? 5 का मल्टीपल होगा तो 2n प्लस 1 5 का मल्टीपल नहीं होगा। 5 के प्लस 1 होगा अगर n, तब भी नहीं होगा। 5 के प्लस 2 होगा तब भी नहीं होगा। क्या होगा? अगर n 5 के प्लस 2 कर दिया तो 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 के प्लस 2 प्लस 1, तो दिस विल बी 2 इंटू 5 के विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 प्लस 1 विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि n हमारा होना चाहिए n विल बी इक्वल टू 5 के प्लस 2। अगर n इक्वल टू 5 के प्लस 3 होगा तब 3 इंटू 2 प्लस 1 7 नहीं होगा, 4 पे तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यही हमारा केस बनेगा 5 के प्लस 2 का। अगेन सबसे छोटा नंबर होगा 2, देन 7, देन 12, और लास्ट नंबर होगा हमारा 97। अगेन 20 सच नंबर्स विल बी देयर, 20 प्लस 19, रेपिटेशन कोई नहीं है, आंसर आएगा 59।
ऑप्शन सी। क्लियर है? तो फॉर 59 वैल्यूज ऑफ n, a विल बी डिविजिबल बाई 5. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. An aeroplane at an altitude of 3000 meters observes the angles of depression of opposite points on the two banks of a river to be 45 degrees and 60 degrees respectively. You have to find the width of the river in meters. तो एरोप्लेन का अल्टीट्यूड कितना दिया? 3000 मीटर्स. और एक साइड का एंगल है 45 डिग्रीज एंड द अदर एंगल इज 60 डिग्रीज. एंड दिस विल बी द विड्थ. और एल्टीट्यूड दिया है हमें 3000 मीटर्स. फॉर सम टाइम लेट अस से दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट. जो हाइट है, एल्टीट्यूड है एरोप्लेन का, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट्स. ठीक है, इफ दिस इज 1 यूनिट, 45 डिग्री के सामने वाला एंगल बना है, ये एंगल भी, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45. बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल, so this will also be equal to 1 unit. Now 60 के सामने अगर 1 यूनिट है, this angle is 30 degrees, so base will be 1 by root 3. 1 by root 3, isn't it so? तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल लेंथ आ जाएगी हमारी 1 + 1 by root 3, यानी कि 3000 + 3000 by root 3. और 3000 by root 3 आ जाएगा 1000 root 3. 3000 + 1000 root 3. रूट 3 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट 3 होता है 1.732. तो 1000 रूट 3 भी 1732. तो आंसर आ जाएगा 4732 मीटर्स. ऑप्शन ए आ जाएगा 4730. क्लियर है? एक्यूरेट वैल्यू इज 1.732, 1.730 इज ऑल्सो फाइन. दैट इज ऑल्सो फाइन. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 19. The mean of 4 numbers is 37. The mean of the smallest 3 of them is 32, 34. If the range of the data is 15, then what is the mean of the largest 3 numbers? Mean of the largest 3 numbers. Mean of 4 numbers कितना दिया? 37. यानी sum क्या होगा? Sum of all the 4 numbers. That will be 37 into 4. 37 into 3 is 111. This will be 148. And mean of the smallest 3 is 34. Sum of smallest 3 will be 34 into 3, which is 102. 148 में से 102 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 46. तो 46 हमारा जो नंबर बचा है, ये कौन सा नंबर होगा? क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 का हमें सम मिला है 102. तो 46 मस्ट बी द लार्जेस्ट नंबर. दिस मस्ट बी द लार्जेस्ट नंबर. रेंज दिया है 15, तो रेंज क्या होता है? रेंज विल बी लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर. लार्जेस्ट है 46, तो 15 इज इक्वल टू 46 माइनस द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर यहां से आ गया हमारा कितना? 31. 31 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर. क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ द लार्जेस्ट 3. लार्जेस्ट 3 का मीन क्या होगा? तो लार्जेस्ट 3 का सम क्या आ गया? सम ऑफ लार्जेस्ट 3 विल बी इक्वल टू, अब इतना मैं लिख रहा हूं क्योंकि तुमको समझाना है, तुम्हें थोड़ी लिखना है इतना. ठीक है, तो तुमको हर कहानी लिखनी नहीं है पूरी. टोटल 148 है, 148 में से 31 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 117. तो एवरेज आ जाएगा, मीन आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई कितना? 3 एंड हेंस 39. ऑप्शन डी. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का एक लंबा तरीका. इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक क्या है? निंजा टेक्निक क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, पहले केस में हमें गिवन है मीन ऑफ 4 नंबर्स, तो गिवन है 37. फिर दिया है मीन ऑफ स्मॉलेस्ट 3 भी गिवन है, दैट इज 34. रेंज गिवन है, रेंज ऑफ डेटा इज 15. और क्वेश्चन पूछा मीन ऑफ द लार्जेस्ट 3. अब थिंक अबाउट इट, अगर ए बी सी डी हमारे 4 नंबर्स हैं जो कि एक ऑर्डर में अरेंज्ड है. ठीक है, एक सेकेंड. ए बी सी डी, ए इज द स्मॉलेस्ट और सी इज द लार्जेस्ट. ओके, सो ए बी सी का हमें पता है कि एवरेज आ रहा है, मीन आ रहा है 34. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? बी सी डी का मीन पूछ रहा है. तो इफेक्टिवली हमें क्या करना है? हमें ए को डी से रिप्लेस ही तो करना है. वी हैव टू रिप्लेस ए बाई डी. ए को डी से रिप्लेस करना है. और रेंज फिर कितना है? 15 है.
रेंज 15 है, और अगर रेंज 15 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट d माइनस ए इज इक्वल 15, तो d a से 15 ज्यादा है, तो सम कितना हो जाएगा हमारा, ए बी सी का जो सम है, बी सी डी का सम क्या होगा, 15 ज्यादा होगा उससे, क्योंकि ए को डी से रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर सम 15 ज्यादा है तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, एवरेज कितना होगा, एवरेज विल बी 34 प्लस जो 15 हमारा डी ज्यादा है ए से, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 3 हैं, तो 34 प्लस 15 बाई 3, सो आंसर विल बी 39। कुछ जरूरत नहीं है और किसी इंफॉर्मेशन की। तो अगर ये मीन ऑफ द 4 नंबर्स हमें ना भी गिवन होता है इस क्वेश्चन में, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ऐसा चीज इन्फॉर्मेशन की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, उसके बिना भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, क्योंकि रेंज गिवन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो द क्वेश्चन इज डन एंड दिस मेथड इज मच बेटर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको रिवाइंड करके समझो, खुद से समझो, लिख के देखो वैल्यूज को, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, बिकॉज ये जो दूसरी वाली चीज़ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ना दिया हो, और जरूरत भी नहीं है ना इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है कि रेंज से हमारा काम हो जा रहा है, सफिशिएंट है, इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, क्लियर है। ओके, और न सिर्फ इसके लिए सफिशिएंट है, बल्कि अगर क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देके पूछता कि मीन ऑफ द 4 नंबर्स क्या होगा, तो भी ये सफिशिएंट था, वो भी मिल जाता हमको। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। If the total number of children is 200, then what is the percentage of children playing exactly 2 games out of children playing at least 2 games? सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है हमको। टोटल 4 सेट हैं, टोटल 4 सेट्स हैं। बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 200. What is the percentage of children playing exactly 2 games out of children playing at least 2 games? एटलीस्ट 2 वाले कौन कौन से नंबर्स बनेंगे हमारे? एटलीस्ट 2 में ये नहीं आएगा, जो अकेला एक गेम खेल रहे हैं वो कोई भी नहीं आएंगे, और बाहर वाला भी अगर कुछ होता तो नहीं आता, पर बाहर कुछ मेंशन नहीं है, 0 है। ठीक है, तो ये 5 जो रीजन हमने मार्क किए हैं वो नहीं आएंगे। एग्जैक्टली 2 में कौन कौन से होंगे? दिस इज एग्जैक्टली 2, बास्केटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं ये, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ओनली, देन दिस इज एग्जैक्टली 2, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल ओनली, then this is exactly to football and volleyball only, and this is also exactly to cricket and volleyball only, and last but not the least very important, this is also, ये भी हमारा exactly 2 है, which is cricket and football only, ये मिस हो सकता है। ठीक है, this is also exactly 2, तो क्या exactly 2 में हमारे कितने आ गए? exactly 2 में आ गए हमारे 20 plus 10 plus 10 plus 15 plus 5, so this is 40 plus 20 60, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कितने आएंगे? उसमें कुछ और रीजन ऐड होंगे, वो कौन से रीजन होंगे? एक रीजन ये वाला ऐड होगा, 25 वाला, बिकॉज ये 25 वाला रीजन आ रहा है बास्केटबॉल, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, और ये 15 वाला रीजन भी ऐड होगा विच इज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल एज वेल एज वॉलीबॉल, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 40, सो टोटल 100 है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, और 60 है एक्जैक्टली 2 में, तो 60 इज 60% ऑफ 100, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियरली ईजी क्वेश्चन है, बट फंसा सकता है हल्का फुल्का अगर वेन डायग्राम का जो नॉलेज है वो प्रॉपर नहीं होगा तो। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा, जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन है भी अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत रिवाइज हो गए होंगे, और अगर सेशन पसंद आया तो फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा सेशन। किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया तो जरूर जरूर उस डाउट को पूछना है। ठीक है, और चीज़ों को क्लियर करना है अपना, जो भी टाइम मिला है, अभी नहीं पता रिशेड्यूलिंग कब हो रहा है, कौन से डेट पे होगा एग्जाम, अभी भी क्लियर नहीं किया उन्होंने, कोई मेल इसके रिस्पेक्ट में अभी तक तो नहीं आया शायद, होपफुली, और वेट करें कि जल्दी आए और पता चले कि कब होगा एग्जाम, बट अब इस वीकेंड तो नहीं हो सकता, मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं है, अब कैसे होगा, नेक्स्ट वीकेंड में भी, और मे बी मच लेटर देन दैट, बिकॉज नेक्स्ट वीकेंड का भी चांस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, और भी एग्जाम्स क्योंकि शेड्यूल्ड हैं बहुत सारे, तो सेंटर का अवेलेबिलिटी भी कंसर्न होगा, और शायद उसी वजह से वो मेल नहीं कर पाए हैं अभी तक, बिकॉज उनका भी वही सेम कंसर्न है जो कि एड्रेस नहीं हो पा रहा होगा। एनीवे, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। कल मैं DI का भी एक सेट अपलोड करूंगा, या कुछ क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिशेड्यूलिंग का तो उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन अपना अरेंज करेंगे। अगर पसंद आया था सेशन तो इसको लाइक ज़रूर करना है, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, अगर अब तक कनेक्ट नहीं किया है टेलीग्राम पे तो भी कनेक्ट जरूर कर लेना। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CADSAT MBA।
दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.